Hello student, welcome back to CUT by Adda 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 13 जिसका नाम है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी का अपना ही एक रोल रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। उन्होंने कौन कौन से मूवमेंट लॉन्च किए और इन मूवमेंट के थ्रू क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर को हम इसी वीडियो में समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा क्योंकि चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ द गांधीयन एरा। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैडम इसको गांधीयन एरा क्यों कहा जाता है। देखो 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं 1915 में और उनकी डेथ तक यानी कि 1948 में उनकी डेथ हुई थी, तो ये जो दौर है, ये जो टाइम पीरियड है, इसी को क्या कहा जाता है, गांधीयन एरा कहा जाता है, जिसमें गांधी जी ने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट लॉन्च किए और गांधी जी का एक अपना ही जो है इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो सम टाइम इन द हिस्ट्री nationalism and the individual with his contribution is identified with the making of the nation। देखो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सबसे पहले हम नेशनलिज्म की। नेशनलिज्म क्या होता है, देखो जब गांधी जी, पहले हम गांधी जी का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म जो है वो आपको पता ही है कि गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। तो 2 अक्टूबर ये सबको पता है, 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का बर्थ कहाँ पर होता है, पोरबंदर गुजरात में, ठीक है, पोरबंदर गुजरात में। और फिर इन्होंने अपनी जो है वो स्कूलिंग करी, फिर उसके बाद हाई एजुकेशन अचीव करने के लिए फिर वो बैरिस्ट्री करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। अमेरिका भी गए थे लॉ की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। बाद में फिर वो बैरिस्ट्री करने के लिए साउथ अफ्रीका जाते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से वहाँ के लोग जो हैं, जो इंडियन वहाँ पर थे और जो साउथ अफ्रीकन थे, डार्क कॉम्प्लेक्शन था उनका, ठीक है, रंग थोड़ा सा सांवला था। तो जो गोरे लोग थे यानी कि ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज जो थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया करते थे। तो इसी को रैशल डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है। और इसी रंग भेद की नीति को लेकर के उनके साथ इतनी ज़्यादा पार्शलिटी की जाती थी। हर जो फैसिलिटीज़ होती थी वो जो है वो जो ब्रिटिश वर्कर्स होते थे, लेबर्स होते थे, उनको अच्छी दी जाती थी कंपैरेटिव टू हमारे इंडियंस के, ठीक है, कंपैरेटिव टू साउथ अफ्रीकन के। तो गांधी जी ने जब ये चीज़ें वहाँ पर होते हुए देखा सब, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और अपनी लाइफ का पहला सत्याग्रह मूवमेंट वहाँ पर लॉन्च करते हैं। कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। तो गांधी जी को सबसे बड़ी, अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस यहाँ मिलती है जो इस मूवमेंट के थ्रू, सत्याग्रह मूवमेंट के थ्रू साउथ अफ्रीका में मिली थी। 1915 को वो जब इंडिया आते हैं, तो अच्छा, ये जो नेशनलिज्म था ये क्या था, नेशनलिज्म होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टू द नेशन, यानी कि अपने देश के लिए हमारे अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो फीलिंग होती है वही होती है नेशनलिज्म, राइट। और ये जिस इंसान, जिस व्यक्ति के अंदर आ गई ना, तो वो अपने देश पर मर मिटने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, है ना। तो सोल्जर्स को जब भर्ती किया जाता है सेना में या आर्मी में, जब रिक्रूट किया जाता है, तो उनको इस तरीके की ऑथ टेकिंग करवाई जाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं करनी है और परवाह ना करते हुए तुम्हें अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना है। तो इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसी को कहा जाता है नेशनलिज्म, राइट। तो सम टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म एंड इंडिविजुअल विद हिज कंट्रीब्यूशन। तो कई बार ऐसा भी होता है, ये जो नेशनलिज्म है ना, तो ये बेसिकली मैंने क्या कहा कि ये उस इंसान के अंदर जो है वो अपने देश के प्रति एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो कई बार ये जो होता है इंडिविजुअल विद हिज कंट्रीब्यूशन, तो गांधी जी के अंदर ना ऐसी जो फीलिंग होती थी, ऐसी भावनाएं थी अपने देश के लिए, तो वो कूट कूट कर भरी हुई थी बचपन से ही। और इन्होंने क्या कहते हैं, इंडिविजुअली अगर हम सोचे तो इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इंडियन हमारी स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में। तो कंट्रीब्यूशन इज आइडेंटिफाइड विद द मेकिंग ऑफ नेशन। और इन्हीं के बिहाफ पर क्या है, मतलब कोई भी जो व्यक्ति होता है उसके अंदर इतना जज्बा होता है अपने देश के लिए मर मिटने का या कुछ करने का, तो उसी के बिहाफ पर उस देश में, पर्टिकुलर एक कंट्री में, उसको बहुत ज्यादा माना जाता है, उसका बहुत नाम होता है। लोग दूर दूर तक जब उनका नाम सुनते हैं तो उनके पीछे की हिस्ट्री जो है वो सब बता देते हैं कि भाई उसने ये किया था, ये किया था। तो एक पर्टिकुलर रोल उन्होंने जो प्ले किया वो उसकी एक आइडेंटिटी होती है किसी भी नेशन को फ्रेम करने की। तो इन्हीं में से महात्मा गांधी इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशन। महात्मा गांधी को
फादर ऑफ नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने इंडियंस के लिए, मतलब भारत के लिए, इंडियन लोगों के लिए जो है जो काम किया, वो जैसे एक पेरेंट अपने बच्चों के लिए करता है ना, तो इसी तरीके से गांधी जी ने इंडिया के लिए जो किया, इसी वजह से इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। गांधी केम बैक टू इंडिया जनवरी, तो जनवरी भी कब? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया वापस आते हैं। कहां से? साउथ अफ्रीका से। लीडिंग द सक्सेसफुल, जब मैंने अभी बताया ना कि वहां पर इनका सक्सेसफुल मूवमेंट जो है वो लॉन्च हुआ था, सत्याग्रह मूवमेंट। तो गांधी जी ने जो रैशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, गोरे और काले में रंग भेद की जो नीति हो रही थी, उसको वहां से रिमूव किया। इसके पीछे का रीजन क्या था? गांधी जी को कैसे पता चला कि उनके साथ में भेदभाव किया जाता है? तो गांधी जी के साथ भी ये इंसिडेंट हो चुका था। जब वो एक रेलवे की बोगी में बैठते हैं, कंपार्टमेंट में बैठते हैं, तो वहां पर उन्होंने जब सेकंड क्लास की टिकट ली थी, तो एक अंग्रेज आकर बोलता है, शायद आपने ये सुना भी होगा, अंग्रेज आकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हें तो यहाँ पर बैठने का राइट ही नहीं है, यहाँ पर तो ये तो सीट जो है वो गोरे लोगों की है, अंग्रेज लोगों की है, तो तुम उठो यहाँ से। गांधी जी ने कहा कि देखो, मैंने सीट जो है वो अपनी फिक्स कराई हुई है, यानी कि मैंने भी तो टिकट ली हुई है, जैसे आप लोगों ने टिकट ली है ऐसे मैंने भी टिकट ली है, पैसा दोनों ने खर्च किया हुआ है, तो पार्शलिटी क्यों होनी चाहिए, भेदभाव क्यों होना चाहिए? जबकि दोनों ने पैसे खर्च किए, तो इसके बिहाफ पर कि मैंने टिकट ले रखी है, मैं यहीं पर बैठूंगा। तो गांधी जी के साथ थोड़ी सी जोर जबरदस्ती की जाती है और उनको थोड़ा सा जो स्लो मोशन में जो ट्रेन चल रही थी, तो फिर उनको वहां से पुश कर दिया जाता है, धक्का दे दिया जाता है। तो गांधी जी ने वहीं उसी स्टेशन पर, आज भी जो है वो स्टेशन पर गांधी जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगा हुआ है। कमेंट सेक्शन में मुझे उस रेलवे स्टेशन का नाम लिखकर मुझे बताइएगा, ठीक है? हिंट दे देती हूँ, पी से नाम है उसका, राइट? तो गांधी जी ने पूरी रात अपनी वहीं पर बैठकर बिताई कि जो है इस तरीके से अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो बाकी लोगों के साथ भी हो रहा होगा, और वहीं पर कसम खाते हैं कि मैं इस तरह की रंग भेद की नीति को खत्म करके रहूंगा। और गांधी जी ने इसी के दौरान जो है साउथ अफ्रीका में अपना सक्सेसफुल मूवमेंट लॉन्च किया, जिसका नाम था सत्याग्रह, ठीक है? तो साउथ अफ्रीका में फॉर द फर्स्ट टाइम गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह साउथ अफ्रीका, द नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट एंड प्रमोटेड द हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट रिलीजन एंड कम्युनिटी। और गांधी जी न सिर्फ इंडियन के लिए बल्कि वहां रहने वाले साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए भी क्या करते हैं, एक तरह का जस्टिस दिलाते हैं उनको। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? गांधीयन एज द पब्लिक लीडर। तो गांधी जी एज द पब्लिक लीडर क्यों कहा गया है? लोगों का एक मसीहा इनको क्यों बोला गया है? क्योंकि लोगों की तरह से, देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम बहुत बड़े ओहदे पे हैं, है ना, अगर हम बहुत बड़े किसी मुकाम पर है, पोस्ट पर है, तो हमारे अंदर वो एटीट्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं था गांधी जी के अंदर, इसीलिए लोग इनको अपना समझते थे और इनको अपना एक, कहते हैं ना, अपना हीरो मानते थे। तो वो कैसे मानते थे? क्योंकि गांधी जी उन्हीं की तरह से रिएक्ट किया करते थे लोगों के बीच। जब वो लोगों से मिलने के लिए जाते थे तो गांधी जी सिंपल उन्हीं की तरह से ही उनके कॉस्ट्यूम्स होते थे, कपड़े होते थे, ठीक है, उन्हीं की तरह ही भाषा बोलते थे, उनकी बातों को समझते थे, फिर उनको इनका रिप्लाई करते थे। तो गांधी जी की ये कनेक्टिविटी जो थी ना लोगों की, वही लोगों को पसंद आती थी, और इसी से ही गांधी जी के वो फॉलोअर्स बनते चले गए। और इसीलिए उन्होंने गांधी जी को क्या कहा? एक महात्मा की उपाधि दी, कि गांधी जी क्या है? एक महात्मा के रूप में आए हैं, जो कि हमारे भारतीयों को क्या करेंगे? भारतीयों के लिए एक मसीहा के रूप में आए हैं, और इस तरह से हमारे इंडियन को या भारतीयों को एक तरह से आज़ादी दिलाएंगे। तो उनको कहीं ना कहीं वो उम्मीद थी, होप जो थी, वो गांधी जी के अंदर नजर आती है। क्योंकि गांधी जी पहले जब साउथ अफ्रीका में गए थे तो वहां उनके लिए भी तो उन्होंने लड़ाई लड़ी ना, तो जब वो इंडिया आएंगे तो अपने लोगों के लिए क्यों नहीं करेंगे? तो एक जो उम्मीद थी ना, जैसे फार्मर्स होते हैं तो वो बारिश की जैसे वेट करते हैं ना, कब बारिश होगी, कब उनके खेतों को पानी मिलेगा और तब जाकर उनकी फसल होगी। ऐसे ही लोग थे, इंडियन लोग थे, क्योंकि हर तरीके से ब्रिटिशर्स ने उनको एक्सप्लॉइट किया हुआ था, और इस एक्सप्लॉइटेशन में बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए थे, लोगों को बहुत मारा पीटा जाता था। हर तरीके की ना उनकी जो लाइफ होती थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल कर दी गई थी, दुखमय कर दी गई थी। और गांधी जी कहीं ना कहीं वो एक उम्मीद के रूप में लोगों के सामने आते हैं। गांधी जी मेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द नेशनल मूवमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मासेस। तो ये गांधी जी मास यानी कि लोगों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव्स का काम करते हैं। मूवमेंट द ट्रांजिस्टेड फ्रॉम एलीट पीजेंट। अब ये जो मूवमेंट था, ठीक है, ये इसमें गांधी जी जो भी मूवमेंट चलाते ना, उसमें हर फील्ड के लोग उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे। कि देखो, इससे पहले जितने भी हमने चैप्टर पढ़े तो उससे हमें पता चल गया ना कि किस तरह से ब्रिटिशर्स की पॉलिसी को लेकर के लोग कितने ज्यादा परेशान थे। पीजेंट्स के ऊपर, जमींदार के ऊपर, और राजाओं के ऊपर, जो देसी रियासतों के राजा थे उनके ऊपर, तो काफी सारे उनके ऊपर ना वो चीजें इम्पोज कर दी गई थी। रेवेन्यू टैक्स को लगा लीजिए, या फिर कोई ट्रीटी साइन कर दिया होता था, या फिर लॉ इम्पोज कर दिया होता था। तो इस चक्कर में
में हर कोई ना ब्रिटिशर्स को अपना टारगेट बना रहे थे और उनके अंदर वो गुस्सा भरा हुआ था कि बस ब्रिटिशर्स को हमें यहाँ से बाहर निकालना है। लेकिन आगे कौन आए, है ना, लेकिन आगे कौन आए, तो आगे कौन आते हैं, गांधी जी आते हैं और गांधी जी इनको सबको लीड करते हैं। ठीक है, तो इसमें पीजेंट, वर्किंग क्लास एंड इन कंपोज्ड एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पीपल स्टार्टेड द वेनेटरिंग द गांधी जी, रेफरिंग टू हिम एज द महात्मा। और जब गांधी जी उनके बीच आकर लोगों की बातें सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उनका एक सॉल्यूशन उनको देंगे कि ऐसे करना है, और उस सॉल्यूशन को खुद लीड करते थे और इस तरीके से लोगों का फेवर उनके साथ में बढ़ता जा रहा था। इसीलिए लोग गांधी जी को क्या कहते थे, महात्मा कहकर बुलाते थे। पीपल स्टार्टेड द एप्रिशिएटिंग दैट द फैक्ट गांधी जी लिव्ड लाइक देम। तो गांधी जी का जो ये एक तरह से लोगों से कनेक्टिविटी थी ना, वो लोगों को बहुत पसंद आती थी। क्यों? क्योंकि गांधी जी उन्हीं के ही तरह क्या करते थे, उन्हीं की तरह ही ड्रेसिंग सेंस जो होता था कि साउथ में गए तो साउथ की तरह से ही कपड़े पहनते थे, अगर वो फार्मर्स से मिलते तो फार्मर्स की तरह से। तो कहने का मतलब सिंपल अपना धोती में और एक लाठी हाथ में होती थी और गांधी जी इसी तरीके से उनसे मिला करते थे। गांधी लीव लाइक देम, ड्रेस्ड लाइक देम, तो उन्हीं की तरह से ड्रेस पहना करते थे। स्पोक देयर लैंग्वेज, उन्हीं की तरह से लैंग्वेज बोला करते थे। स्टैंड विद देम, हमेशा उनके साथ में हर मुसीबत में खड़े होते थे। एम्पथाइड विद देम, ठीक है, मैंने क्या कहा, उनके प्रति उनकी जो सहानुभूति थी वो हमेशा उनके प्रति रहती थी, लोगों के लिए। एंड आइडेंटिफाइड विद देम, और उन्हीं की वजह से वो लोगों के बीच में इतने जाने लगे। गांधी जी वेंट अमंग द पीपल इन द सिंपल धोती एंड द लोइन कोट। गांधी जी लोगों के बीच में जब उनसे मिलते थे तो सिंपल धोती में ही जो है वो लोगों से मिला करते थे। ही स्पेंड सम पार्ट ऑफ ईच डे, और ज्यादातर लोगों को ना ये बोला करते थे कि देखो तुम्हें सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, और सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए, सेल्फ रिलायंस के लिए वो क्या करते थे, लोगों को बोला करते थे कि हर कोई ना अपने घर में चरखा चलाना स्टार्ट करो, कपड़ा बुनना स्टार्ट करो। ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारी थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो जाएगी और तुम सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाओगे, किसी के तुम सामने जो है वो हाथ नहीं फैलाओगे। तो अगर तुम्हें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है तो डेली जो है वो खुद भी चरखा चलाया करते थे और लोगों को चरखा चलाने के लिए इंस्पायर भी किया करते थे। राइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास बैकग्राउंड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो हमने ये जो अभी जाना, ये थोड़ा सा हमने इंट्रो पार्ट पढ़ा गांधी जी का कि किस तरह से वो गांधी जी जो है वो लोगों के फेवरेट बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, गांधी जी के 3 बैक टू बैक मूवमेंट लॉन्च होने पर अब वो क्या बन जाते हैं, नेशनल हीरो बन जाते हैं, नेशनल लीडर बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, कौन कौन से उन्होंने ये जो मूवमेंट बैक टू बैक मैं बता रही हूँ, 3 बैक टू बैक स्टार्टिंग के, जिसकी वजह से गांधी जी को एक बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है। 1917 की बात है, अभी हम क्या कर रहे थे, 1915 की बात कर रहे थे जब गांधी जी वापस आए थे। गांधी जी जैसे ही साउथ अफ्रीका से 1915 में इंडिया आते हैं तो सबसे पहले जाकर के अपने पॉलिटिकल गुरु यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। राइट, मैं यहां पर लिख देती हूं उनके जो पॉलिटिकल मेंटोर थे। ठीक है, पॉलिटिकल मेंटोर, ठीक है, पॉलिटिकल मेंटोर कौन थे गांधी जी के, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल मेंटोर थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पर गांधी जी ने 1915 से लेकर के और 1916 तक, या थोड़ा बहुत और आगे टाइम ले लिया होगा, ठीक है, उन्होंने कहा कि पहले इंडिया को विजिट करो, देखो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की प्रॉब्लम को सुनो, फिर हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना, और फिर बाद में अच्छी तरह से प्लान करके अपने जो है चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो गांधी जी ने उनकी बात मानी और पूरे 1 से 1.5 साल तक इंडिया को विजिट किया। और इसी विजिट के दौरान ही गांधी जी को 1916 में, क्या बता रही हूं मैं, 1916 में गांधी जी को एक इनविटेशन आता है, कहां के लिए, BHU की ओपनिंग के लिए। ठीक है, BHU की ओपनिंग के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग के लिए। ये वही है जो बच्चे टारगेट करते हैं, आप भी तो नहीं कर रहे हो ना BHU को, हाँ, तो ये वही है। BHU की ओपनिंग के लिए गांधी जी को 1916 में एक इन्विटेशन आता है कि उनकी ओपनिंग करनी है, तो आपके हाथों से ओपनिंग होगी। तो गांधी जी वहां जाते हैं और गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस यहीं पर देखी जाती है। ठीक है, गांधी जी की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस जो थी
ठीक है, वो यहीं पर देखी जाती है। गांधी जी ने पहली बार लोगों के सामने आकर के अपनी स्पीच डिलीवर की और इस तरीके से गांधी जी को जो लोग नहीं जानते थे अब धीरे धीरे वो लोग भी जानने लगे। तो इसके बाद 1916 के बाद से हम आते हैं 1917 पर। तो गांधी जी ने जब विजिट के दौरान 1917 में, क्योंकि जब 16 में गए थे तो वहां पर कुछ लोग दूर दूर से लोग आए भी हुए थे, तो गांधी जी ने उनकी भी बातें सुनी। तो पता चला कि चंपारण बिहार में इस तरह से जबरदस्ती लोगों से इंडिगो की कल्टीवेशन करवाई जाती है और इंडिगो की कल्टीवेशन के बाद ना, एक बार जब कल्टीवेशन हो जाती है 1 साल में, तो उसको 3-4 साल के लिए फ्री छोड़ा जाता है। अब उस दौरान किसान क्या करेंगे, वो तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो ये बात अंग्रेजों को बहुत बार बोली गई लेकिन वो समझ नहीं आ रही थी, तो वो तो जबरदस्ती उनको ग्रो करवाए जा रहे थे। तो जब गांधी जी को ये पता चलता है तो गांधी जी अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट जिसको कहा जाता है, तो ये कहां पर है, ये बिहार में है। तो गांधी जी 1917 में पहला सत्याग्रह मूवमेंट चंपारण बिहार में स्टार्ट करते हैं, जिसमें इंडिगो प्लांटर्स को लेकर उनको पहली सक्सेस मिलती है। ठीक है, और इस वजह से क्या किया कि थ्रू दिस मूवमेंट ही वांटेड टू सीक, तो इस मूवमेंट से के बाद उन्होंने क्या किया, एक और मूवमेंट चलाया जो कि किसके लिए था, पीजेंट्स के लिए। ठीक है, ऑफ द पीजेंट एंड देयर फ्रीडम टू कल्टीवेट द क्रॉप ऑफ देयर चॉइस। अब ये जो इंडिगो की प्लांटेशन थी इसको तो गांधी जी ने की, ठीक है, मना करवा दिया। फिर उसके बाद गांधी जी की तरफ से डिमांड क्या थी कि लोगों को अपनी तरह से कल्टीवेशन करने दिया जाए ना, उनकी चॉइस से कल्टीवेशन करने दिया जाए। तो गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट से वो सफलता मिलती है जिसमें कि इंडिगो प्लांटर्स की तरफ से ये डिमांड रखी गई थी कि उनको जो 3-4 साल के लिए जो फ्री जमीन छोड़ी जाती है, तो फ्री मतलब लैंड कर दी जाती है ताकि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो, तो इस दौरान वो जो 3-4 साल में पीजेंट अपने तरीके से उसमें अपनी चॉइस से वो कल्टीवेशन कर सकते हैं। तो गांधी जी को पहली सक्सेस मिलती है चंपारण मूवमेंट से। उसके बाद 1918 में 2 बैक टू बैक मूवमेंट लॉन्च किए जाते हैं। एक तो कौन सी थी, एक थी डिमांडिंग फॉर द बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर टेक्सटाइल मिल वर्कर्स, जिसको अहमदाबाद मिल वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है, मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो वर्कर्स थे उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी, आर्ट्स को लेकर के या जो भी वर्किंग कंडीशन थी, ज्यादा बहुत देर देर तक जो है 12 से 16 घंटे तक, मतलब आप ये लगा लो कि 14 टू 16 आवर्स तक उनसे काम करवाया जाता था। रेस्ट करने के लिए बहुत ही कम टाइम दिया जाता था और वेजेस के नाम पर, सैलरी के नाम पर बहुत ही कम उनको पैसा दिया जाता था। तो गांधी जी ने 1918 में जो है इन टेक्सटाइल मिल वर्कर्स की कंडीशन, वर्किंग कंडीशन को सुधारा। इसके बाद 1918 में ही एक और मूवमेंट लॉन्च किया जिसका नाम था खेड़ा मूवमेंट। ठीक है, जिसका नाम क्या था, खेड़ा मूवमेंट। ये भी 1918 में होता है। इसमें पीजेंट्स के ऊपर जो उन्होंने रेवेन्यू इंपोज किया हुआ था, रेवेन्यू टैक्स इंपोज किया हुआ था, वो बहुत ज्यादा हाई था। पीजेंट जो है वो उसको ठीक से पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से पीजेंट्स को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता था। और अगर वो दे देते थे तो उनके पास में इतना अनाज नहीं बचता था, क्योंकि पूरा साल अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम उनके पास प्रॉफिट के लिए थोड़ा बहुत तो अनाज हो जिसको वो सेल करके उनके पास थोड़े पैसे आ सके, ताकि वो अपनी फसल, अगली फसल के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन कर सके या अपनी फैमिली को नर्चर कर सके। लेकिन ऐसा नहीं होता था। उन्होंने इतना ज्यादा हाई टैक्स इंपोज किया हुआ था कि अगर कोई नहीं देता था तो भी उनको पनिश करते थे और कोई दे देता था तो उनकी अपनी ही प्रॉब्लम होती थी। तो गांधी जी ने जब ये बात सुनी, ये प्रॉब्लम सुनी, तो गांधी जी ने पीजेंट्स को बोला कि देखो, अब की बार अगर तुम्हें रेवेन्यू देने का टाइम आए ना, कोई मत देना। ठीक है, मैं तब तुम्हारा साथ दे सकता हूं जब तुम मेरा साथ दोगे। तो पीजेंट्स ने उस टाइम में जब ये रेवेन्यू कलेक्शन का जब टाइम आता है तो हर किसी ने मना कर दिया था और गांधी जी ने एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिए थे कि इस बार जो है हम आपको रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे, रीजन भी लिखा, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई है। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से इस बात को माना गया, एक्सेप्ट किया गया, रेवेन्यू को थोड़ा सा कम किया गया ताकि वो इजिली पे कर दें। तो 3 बैक टू बैक गांधी जी को सक्सेस मिलती है। उसके बाद गांधी जी 1914 से 18 तक जब ये फर्स्ट वर्ल्ड चल रहा था, इस दौरान क्या होता है, तो जर्मनी की तरफ से, ठीक है, एक तरफ जर्मनी लीड कर रहा था ना, जर्मनी लीड कर रहा था, तो जर्मनी की तरफ से ऑटोमन एम्पायर के जो राजा थे, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे वो भी इसका साथ दे रहे थे। तो इस तरफ थी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, जर्मनी थी, जापान थी, ऑटोमन एम्पायर थे, और कौन से थे, आपका जापान हो गया। ठीक है, तो इस तरफ ये कंट्री थी। तो दूसरी तरफ कौन थी वर्ल्ड वॉर में, यूएस थी, रशिया थी, फ्रांस था, ब्रिटेन था। एक तरफ ये थी तो दूसरी तरफ ये थी। अब ये जो है वो जीत जाती हैं और ये हार जाती हैं। तो इन जीती हुई कंट्री ने इन हारी हुई कंट्री पर बहुत बड़ी पेनल्टी लगा दी कि जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा का सारा नुकसान तुम हमें दोगे, और वो भी कैश के अंदर, मतलब गोल्ड के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑटोमन एम्पायर के जो रूलर थे,
उनके ऊपर भी ये ट्रीटी, हर्ष ट्रीटी इम्पोज की गई। वहाँ के लोग थे इस तरह से अपने स्पिरिचुअल हेड को मुसीबत में नहीं देखना चाहते थे, तो इसके लिए टू ब्रदर्स यानी कि जिनको अली ब्रदर कहा जाता है, तो मोहम्मद अली और क्या बोलते हैं शौकत अली, ठीक है। तो शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों ये अली ब्रदर्स थे। तो उन्होंने एक क्या बनाई, उन्होंने एक खिलाफत कमेटी बनाई, और खिलाफत कमेटी को क्या बनाई, खिलाफत कमेटी बनाई कि किस तरीके से हमें क्या करना है, हमें एक कमेटी बनानी है जिससे कि हम अपने स्पिरिचुअल हेड को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकें। और फिर ये दोनों अली ब्रदर जो हैं वो गांधी जी के पास जाते हैं हेल्प लेने के लिए, और गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी को हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करने का यही गोल्डन चांस लगता है, और इस तरीके से गांधी जी ने इनकी हेल्प करने की एक्सेप्टेंस को स्वीकार किया। जब गांधी जी इनको कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं, भाई ये प्रपोजल उनके सामने भी तो रखा जाए क्योंकि वो भी तो साथ देंगे ना, तो उन्होंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया पॉलिटिकल लीडर ने, कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर ने। इस तरीके से खिलाफत मूवमेंट में उनका साथ दिया, और ये सक्सेस जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों यूनाइट हो जाते हैं। अब गांधी जी जैसे हिंदुओं ने इस टाइम मुस्लिम्स का साथ दिया था, तो ऐसे मुस्लिम भी अब हिंदुओं का साथ देने के लिए रेडी हो गए थे। तो 1920 में, क्या कह रही हूं मैं, 1920 में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, NCM चला था, तो इसमें ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो बहुत ये सक्सेसफुल जो है वो चल रहा था। क्या 1920 में NCM। अच्छा, इस NCM से पहले की बात अगर मैं करूं तो ये था कि एट द रिकमेंडेशन ऑफ द रोलेक्ट कमेटी, तो ये जो रोलेक्ट कमेटी थी, तो ये रोलेक्ट एक्ट जब पास हुआ था, कब, 1919 में। रोलेक्ट एक्ट कब पास हुआ था, 1919 में। तो ये जो रोलेक्ट एक्ट था, ये एक्चुअल में था क्या, इसको ब्लैक एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ संदेह के बेस पर, सिर्फ डाउट के बेस पर किसी भी पॉलिटिकल जो है कोई भी एक्टिविटी, मतलब पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं, पॉलिटिकल लीडर पे अगर मान लो कोई बहुत 5 to 10 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, अगर वो कोई अपनी पर्सनल बातें भी कर रहे हैं, किसी चीज पर चर्चा भी कर रहे हैं, तो अगर ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगता कि ये लोग उन्हीं के अगेंस्ट कोई प्लान कर रहे हैं, तो सिर्फ डाउट के बेस पर उनको अरेस्ट करते, उनको जेल में डाल देते। ऐसे ही नॉर्मल पर्सन्स को भी, पीपल को भी, और जो पॉलिटिकल लीडर थे उनको भी। लाखों लोग जो हैं वो एक छोटी सी जेल में उनको बंद कर दिया जाता था। जेल बहुत छोटी होती थी, और उस छोटी सी जेल में उनको जो है 150 लोगों को वहां पर एकदम घुस के भर दिया करते थे एकदम, राइट। जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे वो दम घुटने की वजह से सांस उनको ठीक से नहीं वो ब्रीदिंग कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो डेथ हो गई उनकी। तो और दूसरा ये, एक तो ये था कि डाउट के बेस पर ही उनको क्या कर दिया गया था, उनको प्रेजेंट कर दिया गया था। दूसरा ये था कि अगर तुम्हारे प्रेस ने, अगर इंडियन प्रेस, किसी भी प्रेस ने अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई आर्टिकल पब्लिश किया, तो उनकी अथॉरिटी के बिना, तो उनकी प्रेस को सीज कर दिया जाएगा, उसको शट डाउन, ताला लगा दिया जाएगा। तुम्हारी इस प्रेस को ताला लगा दिया जाता है, कोई अखबार इसमें पब्लिश नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में वो एक अथॉरिटी, एक पावर अपने साथ लेकर आए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर के, कि इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, आप हमें ऐसी पावर दे दीजिए जिससे हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो होते हैं, या फिर पॉलिटिकल लीडर होते हैं, या जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको हम सरप्रेस कर सकें अपने तरीके से। तो इस तरह की पावर वो अपने साथ लेकर आते हैं, और इंडिया में खुलेआम फिर वो क्या करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, और लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते पीटते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। तो इस तरह का ये जो काला कानून था, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने क्या कर दिया, एक कैंपिंग यानी कि एक मोर्चा निकालने के लिए जो है वो सुझाव दिया कि ये तो वाकई में एक बहुत बुरा ये एक्ट है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गांधी जी ने क्या किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था इसके अगेंस्ट। तो इसी की चर्चा के लिए, मतलब ये 1920 में हुआ था और ये 1919 में, और इसी 1919 में ही रोलेक्ट एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग अमृतसर में एक मीटिंग रखी जाती है, जहां पर गांधी जी खुद लोगों को बताएंगे, पॉलिटिकल लीडर से मीटिंग करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा, इस रोलेक्ट एक्ट को कैसे उनको वापस लाने पर मजबूर कर दिया जाए, वापस ले लें इसको, रोलेक्ट को खत्म कर दें। तो गांधी जी इसके लिए मीटिंग रखते हैं जलियांवाला बाग अमृतसर में। तो गांधी जी को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनको पता चल गया था कि गांधी जी बहुत बड़ा प्लान करने के लिए जाते हैं और अमृतसर में जा रहे हैं, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन
क्या कर रहे थे, अरेस्ट करने के बाद जैसे ही जो पॉलिटिकल लीडर उनका वेट कर रहे थे, तो गांधी जी पता चला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो पॉलिटिकल लीडर वहां जाकर लोगों को, जैसे गांधी जी के गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो लोगों को वैसे ही स्पीच दे रहे थे कि कहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नॉर्मली बिहेव करते रहे। लेकिन उस टाइम बैसाखी का दिन भी था, तो वो उस बाग में, जलियांवाला बाग में काफी सारे लोग जो है बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए भी आए थे। झूले वूले लगे हुए थे, अपना सब लोग इंजॉय कर रहे थे, छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे, फीमेल भी थी, मेल भी थे, बहुत सारे लोग थे, है ना। और एक तरफ जो है वो पॉलिटिकल लीडर लोगों को स्पीच दे रहे थे कि ये जो एक्ट है इसके बारे में बता रहे थे। तो इतने में जनरल डायर आ जाता है और इस पूरे जलियांवाला बाग को, इस पूरे जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लेता है, बिना किसी को अलर्ट किए फायरिंग स्टार्ट करता है। काफी सारे लोग इसमें मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई अपनों से बिछड़ गया था। तो वाकई में एक बहुत ही ज्यादा ये एक कहते हैं ना कि अंधा कानून या काला कानून था। तो इसके बिहार पर गांधी जी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि यार ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो गांधी जी अब आगे क्या करेंगे, इनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करेंगे, और वो बहुत बड़ा मूवमेंट कौन सा था, एनसीएम, राइट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Khilafat and the non-cooperation movement further strengthened the movement and the unity among the fellow Indians. He joined the hand with the Khilafat movement. मैंने क्या कहा कि उसने गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट से अपना हाथ मिलाया, और खिलाफत मूवमेंट लेड बाय द मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इट डिमांडेड द, तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली की डिमांड क्या थी, या खिलाफत मूवमेंट की डिमांड क्या थी, रिस्टोरेशन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द कैलिफ। तो उनके राजा के दोबारा से उसी स्टेटस पर लाना था जिस स्टेटस पर वो पहले थे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गांधी जी, बाय द इंटरमिक्सिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन एंड द खिलाफत मूवमेंट, द टू मेजर रिलीजन, तो एक तरफ क्या था कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी बाय इंटरमिक्सिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और दूसरा क्या था, खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट कब चल रहा था, ये 1919 में, मतलब खिलाफत कमेटी बनी थी। तो ये जो खिलाफत कमेटी बनी थी, इनके पास आते गांधी जी के पास, तो 1919 से लेकर 20 के बीच में जो एक्टिविटी बन रही थी, तो एक तरफ तो क्या था, खिलाफत मूवमेंट, दूसरी तरफ क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो दोनों को मिक्स कर लिया जाता है, क्योंकि आसपास में बहुत ज्यादा इनका टाइम, बीच में टाइम गैप नहीं था, इंटरमिक्स हो जाता है द टू मेजर रिलीजन कम्युनिटी, और ये हिंदू और मुस्लिम कुड बी कलेक्टिवली ब्रिंग एन एंड टू द कॉलोनियल रूल। जब ये दोनों इकट्ठे होंगे, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के अंग्रेजों को जो है यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे, और गांधी जी को यही गोल्डन चांस लगता है, और इस तरीके से वो उसको बिना सोचे समझे ओके कर देते हैं। अब बात किसकी करते हैं, बात करते हैं सॉल्ट सत्याग्रह की। अभी हमने 1920 तक पढ़ा, ठीक है, लेकिन 1920 में सत्याग्रह मूवमेंट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सत्याग्रह मूवमेंट के बाद 1922 की बात है, 1922 की बात है। तो 20 में क्या था, एनसीएम चल रहा था, और 1922 की बात करें तो यहाँ पर चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ हुआ था, ये हुआ था गोरखपुर में। कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में, राइट, गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पीजन्स थे, वहाँ के गांव में जो पीजन्स वगैरह थे, फार्मर थे, तो वो उन्होंने वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन था, तो पुलिस स्टेशन में 20 से लेकर 20, मतलब 20 से 22 लोग पुलिसमैन जो थे वो उस पुलिस स्टेशन में थे। तो उनको बाहर से जो है वो डोर क्लोज कर दिया गया, लिड लगा, कुंडी लगा दी गई, और चारों तरफ उसके पेट्रोल छिड़क करके उस पर आग लगा दी गई, और 22 के 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं। अब गांधी जी इसी घटना को लेकर अपना ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप कर देते हैं। तो इसको स्टॉप करने के रीजन क्या था कि चौरी चौरा इंसिडेंट, इसमें बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, इसमें बहुत ज्यादा वायलेंसी हुई थी, और गांधी जी हमेशा अंग्रेजों को बोलते थे, ब्रिटिशर्स को, कि हम जो है वो अहिंसा पर ज्यादा फोकस करते हैं, हम कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, कोई नुकसान नहीं करेंगे, पीसफुल हम अपना मूवमेंट चलाएंगे। और गांधी जी के इसी ऑर्डर को डिसओबे किया इंडियंस ने ही, और इस तरह की हरकत करी, तो गांधी जी ने गुस्से में आकर इस एनसीएम को वापस ले लिया, इसको स्टॉप कर दिया। फिर इसको बाद में रीलॉन्च किया जाता है। 1924 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, 1924 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, तो इस चक्कर में गांधी जी को अरेस्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो फिर ये और ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे। लेकिन इनको बहुत जल्दी रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो पुलिस स्टेशन के, अदालत के आगे जोर जोर से नारेबाजी करते हैं, और इस तरह की बार बार जब इस तरह की सिचुएशन चल रही थी, तो इनको बहुत जल्दी रिलीज करना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं किसकी, 1928 की। 1928 की बात कर रहे हैं, तो गांधी जी ने
1920 से एनसीएम से लेकर के और 19 जो है वो 30 तक बीच बीच में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स भी किए थे। अब इस बीच के टाइम में गांधी जी ने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए, ठीक है। कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स किए, राइट। सोशल रिफॉर्म्स में जैसे आपका आ जाएगा गर्ल्स एजुकेशन पर जो एक प्रायोरिटी देना होता है कि गर्ल्स को भी एजुकेट करना चाहिए, इस तरह के सोशल रिफॉर्म्स करते हैं। साथ में विडो रीमैरिज, बहुत तरह की जो हिंदू धर्म में जो भी बुराइयां फैली हुई थी या मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी उनको रिफॉर्म करते हैं। तो इस दौरान गांधी जी को काफ़ी सारे रिफॉर्म जो है वो सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, अपने बिहाफ पर उन्होंने वो रिफॉर्म किए थे। उसके अलावा जब 1928 में, ठीक है, 1928 में ये जो था क्या बोलते हैं साइमन कमीशन, 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आता है, ठीक है। साइमन कमीशन इंडिया आता है, तो इस साइमन कमीशन को लेकर के 1928 में, तो इस साइमन कमीशन को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। कौन लीड कर रहे थे? लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। अब ये साइमन कमीशन क्या था, ये क्यों आया था इंडिया? साइमन कमीशन ब्रिटिशर्स की जो एक्टिविटी थी उसमें रिफॉर्म करने के लिए ये इंडिया आता है, ठीक है। रिफॉर्म्स इनटू ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटी, ठीक है, ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्टिविटी, ठीक है। तो इनकी एक्टिविटी जो भी चल रही थी ना, इनकी एक्टिविटी में कुछ सुधार लाना था कि भाई तुम इस तरह से इंडिया में एक्टिविटी करो तो उसके बिहाफ पर जो है वो चीज़ें सुधर जाएगी। और उसमें जो है कि तुम्हें आगे क्या क्या काम करना है, इंडिया के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तुम्हें ये काम करना है। अब वो इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए इंडिया में आ रहे हैं, उसमें एक भी इंडियंस को शामिल नहीं किया गया है, तो इंडिया को तो गुस्सा आएगा ना, इंडिया के लोगों को गुस्सा आएगा। इसी गुस्से को लेकर के वो प्रोटेस्ट करते हैं, किससे? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारेबाजी स्टार्ट हो जाते हैं। इसको अंदर इंडिया में आने भी नहीं दिया और ये बाहर से ही वहां से रफा दफा हो जाते हैं। तो जब इस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था, भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया? ब्रिटिश ऑफिसर ने, एक का नाम था सैंडर्स, ठीक है, तो सैंडर्स जो थे, सैंडर्स, ठीक है, ये जो सैंडर्स थे इन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ऊपर से जब इनको ऑर्डर आता है कि तुम्हें लाठी चार्ज कर देनी है, तो सैंडर्स एक पुलिस ऑफिसर था और इनकी लाठी से लाला लाजपत राय की सर पे एक लाठी लगती है और ये फिर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट इनकी डेथ हो जाती है। और फिर बाद में इनकी डेथ का बदला लेंगे भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह लाला लाजपत राय को अपने फादर की तरह से मानते थे और इसी बात का बदला लेंगे वो आगे सैंडर्स की हत्या करके। और फिर एक होगा बम ब्लास्ट किया जाएगा, है ना, फिर उसके बाद में काकोरी हत्याकांड होगा, ये काफ़ी सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन इसमें गांधी जी का इन्वॉल्वेशन नहीं है। तो हम ये जो चैप्टर में पढ़ेंगे ना वो सिर्फ गांधी जी की एक्टिविटीज़ के ऊपर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की, तो गांधी जी क्या कर रहे थे? और हाँ, 1928 में एक और मूवमेंट हो रहा था। एक तो क्या चल रहा था, ये साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, साइमन कमीशन को प्रोटेस्ट किया जा रहा था, एक तो ये था। तो गांधी जी को जब इसे पता चला कि उन्होंने उनको ब्लेसिंग्स दी कि ठीक है तुम लोग कर लोगे, तो मैं कुछ, वो और किसी काम में लगे हुए थे, तो इस तरह से गांधी जी के बिना उन्होंने इस साइमन कमीशन को का बहिष्कार किया, उसको प्रोटेस्ट किया, ठीक है। और एक और 1928 में चल रहा था क्या, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको लीड कर रहे थे। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखकर बताइएगा, ठीक है। और अब करते हैं क्या, सॉल्ट सत्याग्रह। तो अब सॉल्ट सत्याग्रह पर हम करते हैं बात। तो 1930 की बात है, ठीक है, 1930 की बात है। राइट, 1930 की बात है। तो 1930 में क्या होता है, सॉल्ट सत्याग्रह गांधी जी स्टार्ट करते हैं। तो इस 1920 से लेकर 30 बीच का जो गैप देख रहे हो ना, 10 इयर्स का, तो गांधी जी ने 10 इयर्स के दौरान काफी सारे सोशल रिफॉर्म्स किए। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बुरी रीति रिवाजों को उन्होंने अबॉलिश करवाया, उनको रिमूव किया और एक तरीके से सुधार लेकर आए सोसाइटी के अंदर। अब बात करते हैं हम किसकी, बात करते हैं हम सॉल्ट सत्याग्रह की, जो कि 12 मार्च, जो कि कब हुआ था, 12 मार्च, ठीक है, स्टार्ट हुआ था ये 12 मार्च को। और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये दांडी यात्रा चली थी, दांडी मार्च हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ था, 1928 में एंटी साइमन कमीशन ये हो रहा था, ठीक है। लाला लाजपत राय वाज द ब्रूटली द लाठी चार्ज एंड लेटर द
succumbed to it. In the year 1928 another, ये बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट चल रहा था जो मैंने अभी आपसे पूछा था। तो कौन सा मूवमेंट चल रहा था? बारदोली सत्याग्रह मूवमेंट, जो गुजरात में चल रहा था, और इसको लीड कर रहे थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसको लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इन दोनों ही मूवमेंट में गांधी जी नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी, आशीर्वाद दिया कि तुम लोग कर लोगे, जब तक वो कुछ और ही काम कर रहे थे। ठीक है, तो सो अगेन मतलब सोशल रिफॉर्म कर रहे थे। सो अगेन बाय द ईयर 1920 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट स्टार्टेड द ब्रूइंग इंडिया। 1928 तक आते आते फिर से पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत जोर शोर से होने लगती है, ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी होने लगती है। पहले थोड़ी सी डाउन हो गई थी और फिर बाद में 1928 से ही ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज होने लगी। 1929 की बात है, कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड। तो इससे पहले 1930 से पहले 1929 में कांग्रेस का एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर इसको सेशन को माना जाता है, जो कि लाहौर में हुआ था 1929 में, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एज वाज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट। इन दिस सेशन, इस सेशन में, सेशन क्या होता है? मीटिंग होता है। सेशन क्या होता है? मीटिंग होता है। इस मीटिंग में पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा गया था। मतलब हमें जब तक कंप्लीट इंडिपेंडेंसी नहीं मिलती है तब तक हम ना तो खुद चैन से बैठेंगे ना उनको चैन से बैठेंगे। तो इस तरीके से 1929 में लाहौर सेशन में और पूर्ण स्वराज की यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की डिमांड को रखा जाता है। वाज प्रोक्लेम एज द मोटो ऑन द 26। और फिर 1930 26 जनवरी 1930 में पहली बार क्या मनाया जाता है? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार ही यहाँ पर झंडे को फहराया गया था। ठीक है, तो एक रिपब्लिक डे के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में इसको मनाया जाता है। और इसीलिए 26 जनवरी को ना, उस टाइम में 26 जनवरी को मनाया था, सेलिब्रेट किया था। तो आज तक भी 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन एक्चुअल में ये जो ऑथ टेकिंग ली गई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंसी की, तो इस कसम के साथ में जो हमने झंडा फहराया था, हमने रिपब्लिकेशन का एक कसम जो खाई थी, तो वो यहीं से स्टार्ट होती है। इसीलिए जो हर साल हम 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट आता है, तो काफ़ी जगहों पर इस तरह का सेलिब्रेशन हुआ। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि हम अपने तरीके से ना, जैसे इंडिया में होता है अपने ढोल नगाड़ों के साथ में, अपने ढोल वोल के साथ में हम इस डे को सेलिब्रेट करेंगे। तो काफ़ी जगहों पर इस तरह की एक्टिविटी होती है। लोग बहुत खुश थे इस बात से लेकर के कि हाँ, अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब हम अपनी इंडिपेंडेंसी को अचीव कर चुके होंगे। दांडी सॉल्ट मार्च 12 मार्च और टू 6 अप्रैल 1930 आफ्टर द रिपब्लिक डे ऑब्जर्व। इस रिपब्लिक डे के ऑब्जर्वेशन के बाद गांधी जी अनाउंस्ड हिज प्लान। गांधी जी ने अपना प्लान अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? ये किया था कि अब हमारा अगला प्लान होगा सॉल्ट पर जो इन्होंने टैक्स लगा रखा है उस टैक्स को रिमूव करवाना। तो इसके लिए हमें एक कैंपिंग निकालनी होगी, एक मोर्चा निकालना होगा, जिसको कहा जाएगा दांडी मार्च। दांडी मार्च इसको क्यों कहा जाएगा? क्योंकि दांडी कोस्टल एरिया है, समुद्री एरिया है, वहां पर जाकर के, हम समुद्र निकट ही है, तो उसमें सॉल्टी वाटर को उन्होंने स्प्रेड किया। स्प्रेड करके जब वो वैनिश हो गया, पानी वैनिश हो गया, वाटर वैनिश हो गया, बिल्कुल वेपर हो गया और नीचे नमक रह गया। इस तरीके से उन्हीं की फैक्ट्री के सामने नमक बना करके उस नमक कानून को तोड़ा। और इस तरीके से आफ्टर रिपब्लिक द ऑब्जर्वेशन ऑफ आफ्टर रिपब्लिक डे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेंस, गांधी जी अनाउंस हिज प्लान ऑफ मार्च टू ब्रेक सॉल्ट लॉ। तो इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का उनका ये नेक्स्ट प्लान था। दिस लॉ वाज वाइडली डिसलाइक। अब ये जो लॉ था ना, जो उन्होंने एक नमक पर कानून बनाया हुआ था कि हर कोई नमक पर टैक्स देगा, ये कानून पास किया हुआ था। ठीक है, अब गांधी जी को ये अबॉलिश करवाना था, या तो तुम हटा लो। गांधी जी ने जो है वो ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह का अल्टीमेटम दे दिया था कि देखो तुम्हारे पास लास्ट डेट जो डेडलाइन है वो है 11 मार्च की। अगर तुमने 11 मार्च तक सॉल्ट लॉ नहीं अपना वापस लिया या इसको नहीं तुमने रिमूव किया, तो इससे नेक्स्ट डे हमारी एक्टिविटी के लिए तुम ही जिम्मेदार होंगे, फिर हम नहीं होंगे। पहले ही तुम्हें वार्न कर दिया है। तो ये जो लॉ था वॉज वाइडली डिस्क्राइब बाय द इंडियन। तो हर कोई इससे नाखुश था। क्यों? क्योंकि नमक जैसी बेसिक चीज पर अगर उनकी मोनोपोली चल रही है, उनका एकाधिकार चल रहा है, क्योंकि नमक जो है ना बच्चे, वो हमारे फूड आइटम का एक एसेंशियल पार्ट होता है। बिना नमक के तो अगर तुम सब्जी बनाओगे, कई बार मम्मी डालना भूल जाती है या कई बार कम डलता है, तो जो सब्जी होती है वो बिल्कुल टेस्टलेस लगती है ना। आपने भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि मम्मी भूल गई और आपने खाना शुरू कर दिया, अरे मम्मी आज तो कैसी सब्जी बनाई है, आज तो बिल्कुल भी मीठी मीठी सब्जी लग रही है ना, ऐसे ही होता है।
तो नमक जैसे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड से हो, कोई भी हो, ईच एंड एवरीथिंग, दुनिया में हर कोई नमक तो यूज करता है ना, इंसानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पर भी, क्योंकि नमक हर कोई खरीदेगा, हर कोई खरीदेगा तो उनकी पॉकेट में पैसा जाएगा, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए उन्होंने ये सॉल्ट लॉ लगाया था। और इसी को बंद कराने के लिए गांधी जी सॉल्ट मार्च पास करते हैं। तो इट गेव द स्टेट मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेल ऑफ सॉल्ट। और ना ही इंडियंस को बोला गया था कि तुम मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करोगे, अगर तुम करोगे तो तुम्हारे साथ बुरा हो सकता है। तो एक तरीके से उनकी मोनोपोली यानी कि एकाधिकार था सॉल्ट पर, कि वही सॉल्ट बनाएंगे और वही सेल करेंगे, ना तो इंडियन सॉल्ट बनाएंगे। मतलब उनको ये भी नहीं बोला था कि इंडियन मर्चेंट्स को कि तुम लोग सॉल्ट बना सकते हो, अपना सेल कर सकते हो, हम ही सॉल्ट बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे और हम ही सेल करेंगे, एक तरह से। तो ये एकाधिकार था, मोनोपोली थी उनकी। इसी मोनोपोली को खत्म करने के लिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी स्टार्ट करते हैं क्या, अपने इस आश्रम से, ठीक है। तो गांधी जी साबरमती आश्रम से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहां से? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करते हैं और ओशन यानी कि दांडी तक अपनी यात्रा ये चलाते हैं। ही रीच शोर एंड मेड द सॉल्ट एंड नियर बाय मेकिंग हिमसेल्फ द क्रिमिनल इन साइट ऑफ लॉ। और उनकी घूरती हुई आंखों, उनकी जो एक तरह से मोनोपोली थी ना उनकी फैक्ट्री के सामने, इस तरह से दांडी पहुंचकर और नमक बनाकर, और इस तरह से उन्हीं के सामने इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया। Many parallel salt marches undertook the during this time in other parts of the country। इसी तरह के बहुत सारे सॉल्ट मार्चेस चल रहे थे, न सिर्फ गुजरात में, गुजरात से जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी, बल्कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में इस सॉल्ट मार्च को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहे थे, छोटे छोटे मूवमेंट चल रहे थे। इतने बड़े लेवल पर अगर सॉल्ट लॉ के जो खिलाफ इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया या गांधी जी ने, लोगों की अच्छी खासी भीड़ गांधी जी के पीछे जा रही थी। तो ये जब पूरे नेशन वाइड जब देखा ना इस तरह की एक्टिविटी, तो अंग्रेजों की जड़ें हिल गई थी, अंग्रेज घबरा गए थे कि यार ये क्या हो गया। एट लास्ट वो बात मान ली जाती है और सॉल्ट लॉ ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है। तो गांधी जी ने जब ये अपनी दांडी मार्च स्टार्ट की थी, तो ये 78 फॉलोवर्स के साथ में स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। और गांधी जी जिस जिस गली गली गांव गांव से गुजरते तो वहां पर अच्छी खासी भीड़ लोगों के सामने निकल जाती, ठीक है। अच्छी खासी भीड़ गांधी जी के साथ चलती थी। मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय द, इस मूवमेंट को सपोर्ट किसने किया? पीजेंट्स ने किया, वर्किंग क्लास ने किया, फैक्ट्री वर्कर्स ने किया, क्योंकि नमक सभी को चाहिए था। तो हर कोई इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा था, ठीक है, इस दांडी मार्च में पार्टिसिपेट कर रहा था। लॉयर एंड इवन द इंडियन ऑफिसर्स इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्टेड इट, ठीक है। और क्या कर रहे थे? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश के जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जो रिक्रूटेड थे इंडियन, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। अब उसके बाद करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इतना महत्व क्यों है। इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि ऐसा ये पहला मूवमेंट था जब फीमेल की पार्टिसिपेशन को देखा गया था। इससे पहले जितने भी मूवमेंट हुए थे उसमें फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है। तो ये एक ऐसा था जिसमें बढ़ चढ़कर औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एक नमक की वैल्यू जितना औरत जानती है ना, पुरुष थोड़ा सा कम जानते हैं, है ना। जानते तो हैं लेकिन कंपैरेटिवली फीमेल के कम जानते हैं। तो दांडी मार्च वॉज वेरी सिग्निफिकेंस अबाउट दीज फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स, इट बॉट महात्मा गांधी, तो ये जो था महात्मा गांधी एंड द इंडिया टू अटेंशन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी और अब इंडियंस की जो एक नेक्स्ट एक्टिविटी थी उस पर नजर पूरी दुनिया की आकर टिक जाती है। अब इंडियंस का अगला कदम क्या होगा, अब गांधी जी का अगला स्टेप क्या होगा, तो ये जानने के लिए सारे पूरी दुनिया का अटेंशन जो है वो इंडिया पर लग जाता है। इट वॉज द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट इन विच द वुमेन पार्टिसिपेशन वॉज रियली वेरी नोटेबल। कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड द सोशलिस्ट लीडर परस्यूडेड द गांधी जी। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थी, उन्होंने कहा, गांधी जी को कहा कि औरतों को क्यों पीछे किया जा रहा है, अगर वो इसमें मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती है तो इससे अच्छा है ना, मूवमेंट और थोड़ा सा बढ़ेगा, और ज्यादा स्प्रेड होगा। जगह जगह पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अगर उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन अगर करवा दी जाए तो एक बड़े लेवल पर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्टेड द मूवमेंट टू मैन अलोन, तो हमें सिर्फ मैन के पर्सपेक्टिव से ही सोचकर कोई मूवमेंट लॉन्च नहीं करना चाहिए, वुमेन को भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए। मेनी वुमेन इंक्लूडिंग द कमला देवी ब्रोक द सॉल्ट लिकर, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारी लेडीज ने
ब्रोक द सॉल्ट एंड द लिकर लॉज। तो सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, लिकर शॉप्स को ब्रेक किया। अब ये लिकर लॉ क्या होता है? लिकर, शराब की दुकानों को तोड़ फोड़ डाला। डंडे हाथ में होते थे, जाए गई शराब की दुकान पर, उसको तोड़ फोड़ डाला। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शराब होती है ना, तो लिकर जो होती है, कहीं ना कहीं ये उनके घरों में जो झगड़े वगैरह होते थे, ये उसका कारण माना जाते थे कि हस्बैंड होते थे, बच्चों के पापा होते थे, वो उसका अपना ड्रिंक विक करके आते तो उनको बहुत मारा पीटा करते थे, घरों में बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे। यही है फसाद की जड़। तो इसी को ख़त्म कर देना चाहिए। तो डंडे मार मार के सारी लिकर शॉप को तोड़ फोड़ दिया गया, और इससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी नुकसान भी हुआ। थर्ड एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट वॉज द मूवमेंट फोर्स टू ब्रिटिश टू रियलाइज दैट। सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंट ये था कि अब ब्रिटिशर्स को लगने लग गया था, दे रियलाइज्ड दैट कि अब तो हमारा इंडिया से दाना पानी उठने वाला है, अब तो हम बैक टू पवेलियन होने वाले हैं। देयर राज वुड नॉट लास्ट फॉर एवर। ज्यादा दिन तक हम यहाँ टिकने वाले नहीं है। दे नीड टू डेवलप सम पावर टू द इंडियन। अब वक्त आ गया है जब हमें इंडियंस को भी कुछ पावर देनी चाहिए। अब आया ना समझ में? ये चीजें पहले समझ लेते तो इतना उनको सहना ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अब बात करते हैं किसकी? क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो आफ्टर फेलियर द क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1946 में। तो क्रिप्स मिशन फेल क्यों हो जाता है? क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन जो है, इंडिया आता है और इस तरीके से इंडिया का एक पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करता है। तो जैसे वो साइमन कमीशन आया था ना, तो वो तो चला गया था, फिर दोबारा क्रिप्स मिशन आता है 1946 में। तो 1946 में जब ये क्रिप्स मिशन आता है, तो ये ना एक तरफ क्या थी? एक तरफ मुस्लिम लीग थी, ठीक है, एक तरफ मुस्लिम लीग थी, दूसरी तरफ क्या थी? दूसरी तरफ कांग्रेस थी, ठीक है, दूसरी तरफ क्या थी? दूसरी तरफ कांग्रेस थी। तो मुस्लिम लीग, कांग्रेस, और एक तरफ क्या थी? ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इन तीनों को पावर देनी चाहिए, ठीक है, इन तीनों को राइट्स देने चाहिए, पावर देनी चाहिए, लेकिन कैसे कैसे? अब एक प्रपोजल रखा गया, उस पर मुस्लिम लीग ने कहा कि ओके है, लेकिन कांग्रेस मना कर देती थी। कांग्रेस जब हाँ करती थी तो मुस्लिम लीग मना कर देती थी, ठीक है। इस तरीके से वो जो है क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। अब ये क्या करने आए थे इंडिया में? ये इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आए थे। ये मान रहे थे कि अगर तुम मान लो, ठीक है, हमने तुम्हें पावर दे दी, तो तुम बताओ तुम अपनी कंट्री को कैसे चलाओगे? तुम्हें कंट्री को चलाना आता है? कैसे चलाओगे? तो इस तरीके की प्रपोजल रखी गई थी कि हाँ ठीक है, इतनी पावर तुम्हें दी जाती है, इतनी पावर तुम्हें दी जाती है। लेकिन मुस्लिम लीग ने फिर डायरेक्ट मना कर दिया कि नहीं, हमें जो है वो किसी तरह का, हमें कोई इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, तो हम क्या करेंगे, अलग ही हो जाते हैं। तो क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1940। अच्छा, गांधी जी 1930 तक जो बात हुई थी ना, सॉल्ट जब लॉ हुआ था, ब्रेक हो गया था 1931 में। 1930 से 1931 में क्या होती है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। क्या होती है? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये तीनों की तीनों कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट यहां पर हुई, ये सेकंड और थर्ड 1931 में हुई थी, ये लास्ट में हुई थी, और ये पहले हो जाती है। गांधी जी सेकंड राउंड टेबल में लंदन जाते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मीटिंग क्यों रखी जाती थी? ताकि इंडियन पॉलिटिकल लीडर से बात करके और बात को यहीं थोड़ा सा शांत किया जाए, मामला शांत किया जाए। इस तरीके से पहली मीटिंग तो फेल हो जाती है। पहली मीटिंग क्यों फेल हुई? ये फर्स्ट राउंड टेबल क्यों फेल हुई? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई लीडर वहां पर गया ही नहीं। दूसरी मीटिंग में गांधी जी को वहां बोला गया आने के लिए, मीटिंग करने के लिए, कि बातचीत करेंगे। जब गांधी जी वहां जाते हैं तो इनसे कुछ पूछा नहीं गया, और जैसे ये गए थे चुपचाप गए थे और चुपचाप ही वापस आ गए। तो गांधी जी को ये सोचकर बहुत हर्ट होता है कि जो है वो उनको बात करने के लिए वहां बुलाया था। जो टर्म एंड कंडीशन, जो गांधी इरविन पैक्ट जो 1931 में हुआ था, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या बताया गया था? इरविन पैक्ट। तो गांधी जी की तरफ से बोला गया था कि ये जो है वो सॉल्ट लॉ को हटा लीजिए, इस तरह से आप सॉल्ट लॉ जो है नहीं इम्पोज कर सकते हैं, कुछ इस तरह की बहुत सारी डिमांड रखी गई थी। और एक एक करके ये जो लॉर्ड इरविन है, ये सब मानते गए, ओके करते गए, जो भी मानने वाली थी, ठीक है। बीच का रास्ता इन्होंने निकाल लिया। लॉर्ड इरविन की तरफ से गांधी जी को क्या बोला गया कि तुम अपने लोगों को, अपने इंडियंस को बोलो कि हमारी तरफ से वो वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें, लड़ने के लिए जाएं। गांधी जी ने कहा ठीक है। तो हमारे इंडियंस तो चले गए, ठीक है, उनके उनके जो है तरफ से लड़ने के लिए वर्ल्ड वॉर में। लेकिन फिर वो जैसे ही वर्ल्ड वॉर से वापस आते हैं, तो इरविन को बोला गया कि तुम अपनी बात को, अब हमने तो कर दिया, उसको फुलफिल कर दिया, हमने अपना वादा निभा दिया, अब तुम अपना वादा निभाओ। कौन सा वादा? कैसा वादा? इरविन ने कहा कोई वादा नहीं किया था मैंने। अब गांधी जी को गुस्सा आता है। गांधी जी गुस्सा आया तो उन्होंने क्या कर दिया,
एक के बाद एक जो है वो प्रोटेस्ट, छोटे छोटे प्रोटेस्ट से एक वो बड़ा मास जो प्रोटेस्ट होता है, मूवमेंट होता है, वो लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है? ये बात हो रही है 1931 की। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल में जब गांधी जी अटेंड करने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए लंदन में जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड राउंड टेबल की। ठीक है, बात करते हैं थर्ड राउंड टेबल की। थर्ड राउंड टेबल में क्या होता है कि 1931 में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ब्रिटिशर्स से सेपरेट इलेक्शन की डिमांड करी दलित्स के लिए। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने तो चाहते यही थे कि किसी तरह से इनमें फूट डले। ठीक है, फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो, तो ये पॉलिसी उनकी पहले से ही थी, है ना। तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी वो अभी तक भी लगाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम को एक नहीं देखना चाहते थे, बल्कि इंडियंस के अंदर भी वो लोग डिवाइड एंड रूल वाली सी पॉलिसी को लागू करना चाहते थे। अब उन्होंने बिना सोचे समझे एकदम से ओके कर दिया कि ठीक है तुम सेपरेट इलेक्शन कराओ। मुस्लिम लीग को भी बोल दिया कि 1940 में ठीक है तुम अपनी ये जो डिमांड थी अलग से नेशन की, ठीक है, सेपरेट नेशन की जो डिमांड थी वो मुस्लिम लीग को दे देते हैं कि ठीक है, ये प्रपोजल उनका स्वीकार कर लिया गया कि हम अलग से नेशन बनाएंगे। तो 1940 में ये प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन मैं बात किसकी कर रही हूँ? 1931 की। तो गांधी जी को पता चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग से जो है वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो अगर ये मेजॉरिटी से अलग हो गए, माइनॉरिटी जो है वो अलग हो गई, तो ये तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे किसी फैमिली में 3-4 भाई हैं और उनमें से एक भाई को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है, बिल्कुल ही उनको दूर वाला घर दे दिया जाता है। तो किसी भी वो फंक्शन में उसे नहीं जो है उनको आने दिया जाता नहीं, मतलब एक तरीके से जैसे शरीर से कोई भी पार्ट जब खराब हो जाता है तो उसको अलग कर दिया जाता है, वो अलग ही रहता है। तो इस तरीके से अगर तुम मेजॉरिटी से माइनॉरिटी को अलग कर दोगे तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और वो अलग होने की वजह से उसमें कोई ध्यान भी नहीं देगा। तो तुम ऐसा काम मत करो, इनको अपने मेजॉरिटी के साथ ही रहने दो, अपने भाइयों के साथ ही रहने दो। तो इसका कोई बीच का रास्ता निकालते हैं ना, तो नहीं मान रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब गांधी जी फास्ट एंड टू डेथ चले जाते हैं, मतलब कि भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। तो उन्होंने जब गांधी जी की तबीयत बिगड़ती हुई देखी, गांधी जी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा कि गांधी जी जरूर कुछ ना कुछ इसमें अच्छा सोच रहे होंगे। और 1931 में ही क्या होता है, पूना पैक्ट साइन होता है। और इस पूना पैक्ट के दौरान गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में रिजर्वेशन को लेकर के और मुद्दा खत्म होता है। ठीक है, रिजर्वेशन मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, ST SC वालों के लिए इतने रिजर्वेशन होनी चाहिए। कितने % रिजर्वेशन है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। और इस तरीके से 1931 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। तो ये था पूना पैक्ट पूरा का पूरा। ठीक है, अब 1940 में भी हो गया। ठीक है, 1931, 1940 और 42 में क्या हुआ था? 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। 40 का भी बता दिया मैंने। 40 में सेपरेट नेशन की डिमांड की जाती है, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, तो 2 नेशन थ्योरी से, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस तरीके से 1940 में पाकिस्तान के अलग सेपरेट नेशन के बनाने के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट होता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट इन अगस्त 1942 बॉम्बे। कहाँ से? बॉम्बे से स्टार्ट करते हैं। और गांधी जी ने यहीं पर ही डू एंड डाई का स्लोगन दिया था। डू और डाई, करो या फिर मरो। ठीक है, करो या फिर डू एंड डाई, करो या मरो, इसी में ही इनका स्लोगन दिया गया था ये। तो गांधी जी एंड द अदर सीनियर लीडर वर अरेस्टेड। गांधी जी को इसी दौरान उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, बट यंगर एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक एंड। लेकिन जो यंग एक्टिविस्ट थे, जवान लोग थे, जैसे भगत सिंह थे, उनके बहुत सारे जो साथी थे वो भी, और जो यंग लीडर थे ना, वो क्या करते हैं, वो अपने तरीके से इसको प्रोटेस्ट करते हैं। तो गांधी जी एंड द अदर सीनियर लीडर वर अरेस्टेड बट द यंगर एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइज द स्ट्राइक। तो उन्होंने क्या किया? स्ट्राइक्स, हड़तालें कर दी। एंड एक्ट ऑफ द सबोटेज ऑल ओवर द कंट्री। इस तरीके से अपने अपने एरियाज में वो अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने लगे, प्रोटेस्ट करने की। क्विट इंडिया मूवमेंट बीइंग अ मास मूवमेंट बॉट इनटू द एम्बिट द हंड्रेड ऑफ द थाउजेंड ऑफ, हजारों लाखों लोग भी, ऑर्डिनरी सिटीजन भी, साधारण लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। यूथ
जो यंग थे, ठीक है, उन्होंने अपने कॉलेजेस वगैरह जाना छोड़ दिया। कॉलेजेस जाकर के वो लोग जेल में चले गए क्योंकि वो एक्टिविटी पार्टिसिपेट कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम एज द कांग्रेस लीडर वर इन जेल, इस टाइम में कांग्रेस लीडर बहुत सारे जेल के अंदर थे। जिन्ना एंड द अदर मुस्लिम लीडर्स वर्क द पेशेंसली टू एक्सटेंडेड इट्स द इन्फ्लुएंस इन पंजाब। मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो शांतिपूर्वक पंजाब में काम कर रहे थे, पंजाब और सिंध में, वेयर इट हैड द स्कार्सली एनी प्रेजेंस, कोई उनकी प्रेजेंस नहीं देखी गई इसके अंदर। क्यों? क्योंकि वो तो अलग होना चाहते थे, तो हम अलग ही होंगे, तो क्यों इनका साथ देना। आफ्टर दैट जून 1944 में क्या होता है, गांधी जी वॉज रिलीज। तो गांधी जी को 1942 में जब अरेस्ट किया गया तो उनको रिलीज कब किया गया, 1944 में। जब गांधी जी के इस अच्छे बिहेवियर को देखकर वहां का जज भी उनको रिलीज करने में, जल्दी रिलीज करने में जो है वो मजबूर हो गया था कि देखो कितना अच्छा पर्सन है, तो उनकी सजा थोड़ी सी माफ करा दी जाती है। जून 1944 में गांधी जी वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। लेटर ही हैड सीरीज ऑफ द मीटिंग विद जिन्ना टू द सॉर्ट आउट द, और फिर वो बहुत मीटिंग करते हैं जिन्ना के साथ में, यार तुम खत्म करो ना, जो हो गया सो हो गया, एक नए सिरे से दोनों अपना मिल करके काम करेंगे। कांग्रेस लीडर भी और मुस्लिम लीडर, तुम्हें पावर चाहिए ना, तो पावर हम दिलाएंगे। माइनॉरिटीज के लिए भी हमने बहुत कुछ सोचा है, तो तुम अपने आप को ये फील मत करवाओ कि तुम्हें जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया जाएगा, तुम्हें असाइड कर दिया जाएगा, कोई पावर नहीं दी जाएगी। तो तुम्हें पावर भी दी जाएगी और तुम जो है वो अच्छी तरह से अपने पावर का यूज भी कर सकोगे, तो ये अश्योरिटी हमारी तरफ से है। तो बहुत सारी मीटिंग जिन्ना के साथ करते हैं कि तुम अपना सेपरेट जो नेशन बनाने की सोच रहे हो उसको तुम लोग वापस ले लो, मत बनाओ, इंडिया को एक ही रहने दो। नहीं माने तो क्या हो जाता है, 1947 में अलग हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट हीरोइक डे, गांधी जी के बहुत समझाने पर भी सिचुएशन जो है वो एज इट इज बनी हुई थी। गांधी जी खुद जाकर लोगों के साथ, जब ये सेपरेट हुए थे ना, दो नेशन अलग अलग हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जब दोनों अलग हो गए थे, तो काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए थे उसी रात में, क्योंकि 14 अगस्त को आपको पता है कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ था। तो एक रात का लोगों को टाइम दिया जाता, तुम बाउंड्री से उधर चले गए पाकिस्तान, इधर रह गए तो तुम इंडिया। लोगों में भगदड़ मच गई थी, काफ़ी सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। ये जो अगला जो चैप्टर होगा ना आपका, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, सारा का सारा उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि 1947 में जब दो नेशन अलग होने ही वाले थे, तो इस पर गांधी जी ने बहुत एफर्ट किया कि दो नेशन अलग ना हो। गांधी जी के लास्ट हीरोइक डेज में उन्होंने अपने क्या किया कि जो लास्ट उनके अंतिम दिन थे, उन दिनों में उन्होंने क्या किया, गांधी जी मार्क द डे इंडिपेंडेंस विद द, तो गांधी जी ने अच्छा इंडिपेंडेंस डे को कैसे सेलिब्रेट किया, फास्ट रख के, ठीक है, कि इतने स्ट्रगल के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, तो इसको फास्ट रख के वो लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। गांधी जी ने इसको फास्ट रखकर इसको सेलिब्रेट किया। द फ्रीडम स्ट्रगल एंडेड विद द डिवीजन, फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो एंड होती है दो नेशन के डिवीजन से, ठीक है। तो दोनों में बंटवारा हो जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग बन जाते हैं, एंड हिंदू एंड मुस्लिम सीक ईच अदर्स लाइफ, और दोनों ही एक दूसरे की लाइफ से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम्स को देखकर खुश नहीं था और मुस्लिम्स हिंदू को देखकर खुश नहीं थे, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बेटर है खून खराबे से तो हम अलग ही हो जाएं। इन द मंथ ऑफ द सितंबर और द अक्टूबर, गांधी जी वेंट अराउंड द हॉस्पिटल एंड द रिफ्यूजी कैंप गिविंग द कंसोलेशन टू द पीपल। गांधी जी कब होते हैं, मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में गांधी जी क्या करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं, लोगों से बोलते हैं कि यार कुछ नहीं हुआ, सबके अंदर थोड़ी बहुत बातें होती हैं, फैमिली में रहेंगे, दो भाई होंगे, वो आपस में झगड़ेंगे भी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों अलग अलग हो जाओ, बातों से शांति से चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। तो ही अपील टू द सिख, उन्होंने सिखों से अपील करी, द हिंदू एंड मुस्लिम से अपील करी, फॉरगॉट ऑल द पास्ट, कि सारे पास्ट को भूल जाओ ना, जो कुछ हुआ सब बातें भूल जाओ, एंड एक्सटेंड द हैंड ऑफ द फ्रेंडशिप, आपस में दोनों फ्रेंडशिप कर लो, कॉपरेशन एंड द पीस, और दोनों शांति से रहो, एक दूसरे को मिलकर रहो, दोनों एक दूसरे के काम आओ और इस तरीके से शांति से रहो। एट द बैकिंग ऑफ द गांधी जी एंड नेहरू कांग्रेस पास द, और फिर बिहाइंड द कर्तन, अगर इनको ये लग रहा था कि इनको पावर कम दी जा रही है, तो इसके लिए भी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जैसे पॉलिटिकल लीडर ने सोचा हुआ था कि इनको भी माइनॉरिटी के हिसाब से इनको पावर दे देनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि गांधी जी, ये नेहरू एंड द गांधी जी कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन द राइट ऑफ द माइनॉरिटी, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें माइनॉरिटी को राइट दिए जाने चाहिए, इस तरह का रेजोल्यूशन पास किया, मतलब एक रेजोल्यूशन मतलब कि वादा किया कि हम तुम्हें
पावर भी देंगे। तो इट फर्दर सेड द पार्टी हैड नेवर एक्सेप्टेड द पार्टीशन बट इट हैज बीन फोर्स्ड ऑन इट। हालांकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि पार्टीशन हो, लेकिन मुस्लिम लीग चाहती थी कि पार्टीशन हो। एट लास्ट क्या होता है, पार्टीशन होकर रहता है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, नोइंग द महात्मा गांधी। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि गांधी जी जो है वो जब सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में गांधी जी डेली की तरह से, मतलब उन्होंने कसम खाई कि फास्ट अनटू डेथ चले जाते हैं कि जब तक ये दोनों नहीं मानेंगे, जब तक ये जो मुस्लिम लीग है अपनी बात वापस नहीं लेता है, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और गांधी जी जो है वो फास्ट अनटू डेथ चले जाते हैं, भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। लेकिन उनकी हमेशा एक आदत थी कि वो डेली टेम्पल जाया करते थे, मॉर्निंग में भगवान से प्रेयर किया करते थे, और जब वो मंदिर से बाहर निकलते थे तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे। बहुत अच्छी खासी भीड़ लग जाती थी। तो हमेशा की तरह 30 जनवरी 1948 को, ठीक है, हमेशा की तरह 30 जनवरी 1948 को मंदिर से बाहर जब वो निकलते हैं प्रेयर करके, तो उसी में से ही एक ब्राह्मण था। क्योंकि देखो, लोग ऐसे भी सोच रहे थे कि गांधी जी मुस्लिमों को ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देते हैं, मुस्लिमों को ज़्यादा पूछते हैं, उन्हीं के ज़्यादा कामों में आगे रखे, मतलब उन्हीं को रखा जाता है। तो गांधी जी मुस्लिम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव टू हिंदू। और इसी बात का बदला लेने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग तो ऐसा सोच रहे थे कि गांधी जी मुस्लिमों का साथ ज़्यादा देते हैं, हिंदुओं का नहीं देते हैं, तो उन्हीं में से एक हिंदू जो ब्राह्मण जाति का था, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। क्या नाम था? नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे ने उसी भीड़ में से निकल करके और गांधी जी को शूट आउट कर देते हैं। ठीक है, गांधी जी को गोली मार देते हैं, और 3-4 गोली लगने के बाद जब गांधी जी जैसे ही जमीन पर गिर जाते हैं, उनके मुंह से एक वर्ड निकलता है, हे राम वाला। ठीक है, इस तरह से गांधी जी की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, और पूरा इंडिया, पूरा भारत जो है वो पूरा गमगीन हो जाता है और दुख से भर जाता है। हर किसी के दिलों में गांधी जी तब से लेकर आज तक बसे रहते हैं, और गांधी जी के इसी कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। और किस तरीके से नाथूराम गोडसे की गोली का शिकार होकर गांधी जी हमेशा हमेशा के लिए इंडिया को अलविदा कह देते हैं। राइटिंग, अब हमें गांधी जी के बारे में ये सारी चीज़ें कैसे पता चली, तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें गांधी जी के बारे में, इतने इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में पता चला। फॉर एग्जाम्पल, लेटर्स थे, स्पीचेस थे, वो दूसरों को अपने जो है वो अपने प्लान बताया करते थे अपने फ्रेंड्स वगैरह को, तो वो भी लेटर मिले। ठीक है, बंच ऑफ लेटर्स, बंच ऑफ जो भी था, तो बंच ऑफ लेटर का मतलब होता है कि इतने सारे लेटर जब वो अपने लीडर्स को, अपने पॉलिटिकल लीडर्स को, अपने फ्रेंड्स को जो लिखते थे, तो उनका एक बंच तैयार किया गया, मतलब एक पूरा का पूरा बंडल। फिर उसको पब्लिश भी किया गया था, गांधी जी के खुद वो लिखे गए थे। फिर कुछ गांधी जी की ऑटोबायोग्राफीज थी, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ था, ठीक है, और दूसरा क्या था कि गांधी जी की कुछ ऑटोबायोग्राफी थी, कुछ बायोग्राफीज थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी कुछ उनके करियर, पॉलिटिकल करियर के बारे में पता चलता है, उनके पर्सनल उसके बारे में पता चलता है, लाइफ के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बताती हैं आज भी। अब जैसे कोई भी गांधी जी ने मूवमेंट लॉन्च किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, या फिर सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े उन्होंने मूवमेंट लॉन्च किए। अब इनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो डे टू डे न्यूज़पेपर में छपा करती थी, पब्लिश हुआ करती थी। आज भी वो न्यूज़पेपर कहीं ना कहीं हमारे नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं। इससे भी, न्यूज़पेपर से भी पता चलता है, मैगजीन्स उस टाइम में छपती थी, उससे भी पता चलता है, लेटर्स से पता चलता है, ऑटोबायोग्राफीज थी, बायोग्राफीज थी, इन सब से पता चलता है। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में सारी चीज़ों का पता, मैनी लेटर्स रिटन द इंडिविजुअल एंड द पर्सनल बट दे आर मीन्ड टू बी पब्लिक, लेकिन उनको भी पब्लिक किया गया। इससे ये पता चलता है कि वो किस तरह की सोच रखा करते थे। अगर वो पर्सनली भी कोई लेटर लिखते थे, तो उसमें भी देश प्रेम होता था उनका। ठीक है, उसमें भी वो अपनी कंट्री के लोगों के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ उसमें कुछ संदेश होता था। उनकी सोच वहां पर दिखती थी कि वो अपनी कंट्री के बारे में कितना सोचते थे। तो बस यही सारी बातें हमें गांधी जी के लेटर से, इनसे, स्पीचेस से, इनसे सबसे पता चलती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और अगर आपको और भी ज़्यादा सारी चीज़ें डिटेल में जाननी है, तो आप जो है हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
महापैक। तो इस महापैक में आपको सारे ऐसे छोटे छोटे बैच जो हैं वो ये CUET के लिए प्लस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, CUET प्लस आपका जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 12th का, तो ये दोनों के लिए महापैक है। इस महापैक के अंदर ऐसे बहुत सारे बैचेस होंगे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। यानी कि महापैक में अगर आपने एक बार एनरोल कर लिया तो जितने भी CUET Adda 24/7 की तरफ से जितने भी बैचेस निकलेंगे एग्जाम तक, CUET के एग्जाम तक, उसमें आपको सारा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। वो सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। CUET के एग्जाम तक रेगुलर क्लास चलेंगी, बार बार रिवीजन करके जाओगे, एक अच्छा खासा आप उसमें स्कोर कर सकते हो। तो 100% बनने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होगी, नॉलेज लेकर जानी होगी, और ये सारी नॉलेज, ये सारी प्रैक्टिस आपको सब कुछ मिल रहा है आपके इस महापैक के अंदर। आप चाहो तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, निपुण बैच है। इसके अलावा अभी हमारा जो लेटेस्ट बैच आ रहा है वो है हमारा समर 2.0। तो अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, CUET में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो फटाफट से हमारे किसी भी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो कहूँगी महापैक को ज्वाइन करना आपके लिए फायदेमंद होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो। इस महापैक को या फिर समर 2.0 को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है Adda 24/7, देन उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद ऑल कोर्सेज पे। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए यहाँ पर क्लिक करना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम। अब ये देखिए, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो हिंदी मीडियम पर जाकर भी क्लिक कर सकते हो। कूपन कोड आपको सेम ही लगाना है, चाहे वो उसका है किसी भी स्ट्रीम का है, साइंस का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स का है, तो वो कूपन कोड सेम लगा सकते हैं। अब हमने क्या किया, CUET के आर्ट्स पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने आर्ट्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख रहे हो समर्थ 2.0, ये अभी लेटेस्ट बैच है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड ये दोनों ही तरह की क्लासेस आपको मिलेंगी। इसमें आपको PDF नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस, प्रैक्टिस सेट, PYQ, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा आपको किसके अंदर, समर 2.0 के अंदर। और महापैक में ऐसे बहुत सारे समर्थ आएंगे, बहुत सारे निपुण आएंगे, बहुत सारे ऐसे बैचेस आएंगे जो महापैक वालों को सारे बैचेस फ्री मिलेंगे। इसलिए आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा बैच लेना है। लेकिन हाँ, कूपन कोड सेम रहेगा Y489। इसके अलावा बैच के अलावा अगर आप YT से तैयारी करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस की तो वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, वो फिर आपकी कंप्लीशन नहीं होगी उसके अंदर। तो आपको चैप्टर को पढ़ करके समझ लिया आपने तो उसकी प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। तो उसकी रिवीजन प्रैक्टिस के लिए हमारी कुछ टेस्ट सीरीज है, आप इनको भी परचेज कर सकते हो और इस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा Y489 से। और ये है आपकी CUET की जो डोमेन बुक है, वो बुक के लिए भी आप परचेज कर सकते हो। और ये आपकी आर्ट्स की जो है, आर्ट्स की बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, इनको भी आप परचेज कर सकते हो। तो आपके लिए जो बेटर सबसे बेस्ट रहेगा वो महापैक है। इसके अलावा जो भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है वो समर्थ 2.0 में वैलिडिटी आपकी 12 मंथ है। और आपका प्राइस कितना है, ये प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 6799 का। अब इसको क्या करना है, बाय नाउ करना है। इसके लिए Y489 कूपन कोड लगाएंगे, Y489 कूपन कोड लगाया और इसको हो गया है ये मैक्सिमम डिस्काउंट, यानी कि इसमें करीब करीब आपके 1359 जो 1350 के आसपास ये आपके माइनस हो गए हैं। कूपन कोड लगाएंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज तो फुल आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप वाकई में 100% टाइलर बनना चाहते हो और आपको पता है कि Adda 24/7 कितने सारे बच्चों को 100% टाइलर बनाता है और यहीं से ही काफ़ी बच्चे 100% टाइलर बने हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में जो आज आप बच्चे देख रहे हैं ना, वो अड्डा से ही पढ़े हुए हैं। इसलिए आपका भी सपना पूरा हो सकता है, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। 10 कदम हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।